ग्लोबल गेम में सिर्फ मोदी मोदी। क्यों खेल से आउट हुए बाइडेन और जिनपिंग? कैसे भारत इजराइल ने कर दिया खेल? वर्ल्ड वॉर और परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़े यूरोप को न तो अब नाटो से उम्मीद रह गई है, न तो बाइडेन से, न तो बोरिस जॉनसन से और न ही ओलाफ शोल्ज से। पुतिन ने यूक्रेन की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान किया है। पुतिन ने परमाणु बम का जो संधान किया, उससे दुनिया भर के ये सो कॉल्ड सुपर पावर्स शुतुरमुर्ग हो गए हैं। यूक्रेन इन रंगे सियारों की असलियत जानकर हक्का बक्का रह गया है। ज़ेलेंस्की के पैरों के तले जमीन खिसक चुकी है। उन्हें डर सता रहा है कि किसी भी वक्त पुतिन का परमाणु बम उनका डेथ वारंट लेकर आ सकता है। ऐसे में उन्हें अब भरोसा है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी पर। ज़ेलेंस्की ने अपनी जान बचाने के लिए मोदी को 3 बार से ज्यादा कॉल कर डाली है। यूक्रेनी राष्ट्रपति मोदी से मिन्नतें कर रहे हैं कि वो पुतिन को शांत कराएं और यूक्रेन को तबाह होने से बचा लें। ज़ेलेंस्की को नाटो और बाइडेन मदद के नाम पर डबल क्रॉस कर चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को अपने हथियारों से तो पाट दिया है, लेकिन यूक्रेन के पास उतने सैनिक ही नहीं हैं कि वो इन हथियारों को चला सके और यूक्रेन की हिफाजत कर सके। ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की को केवल मोदी का ही सहारा दिखाई दिया है। उन्होंने मोदी को पुतिन से बात करने के लिए आखिरकार मना भी लिया। तो दोस्तों, बॉल अब मोदी के कोर्ट में आने के बाद जंग के इस खेल का रुख किधर मुड़ने वाला है? आखिर क्यों ग्लोबल लेवल पर भी सिर्फ मोदी मोदी नाम ही गूंज सुनाई दे रहा है? किस वजह से इस खेल से बाइडेन और चीन दोनों निकाल फेंके गए हैं? और इस गेम में इजराइल की एंट्री के कारण और इसके क्या मायने हैं? क्या मोदी और इजराइल युद्ध के इस खेल में कोई गेम करने वाले हैं? इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच पूरी दुनिया ने भले ही यूक्रेन से किनारा कर लिया हो, भले ही रूस के रौद्र रूप से डरकर बाकी के मुल्क यूक्रेन की मदद से पीछे हट गए हों, लेकिन ज़ेलेंस्की के मोदी से मदद मांगने पर भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें निराश नहीं किया। इससे पहले कि आपको यह बताएं कि ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच क्या बात हुई और इसका क्या परिणाम हुआ, आप ये जान लीजिए कि रूस यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद मोदी से ज़ेलेंस्की पहली बार बात करने का मौका हासिल कर सके हैं। इससे पहले कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों से भारत से समर्थन की अपील की थी। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को युद्ध छिड़ा था। 26 फरवरी को पीएम मोदी ने पहली बार ज़ेलेंस्की से बात की थी। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान में भारत के भाग लेने के बाद ज़ेलेंस्की और मोदी की बातचीत हुई। ज़ेलेंस्की ने इसी दौरान भारत से राजनीतिक समर्थन मांगा था। भारत ने अपनी नीति पर अटल रहते हुए पूरे घटनाक्रम में तटस्थता बनाए रखी थी। 2 मार्च की रात रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी। प्रस्ताव के पक्ष में 141 जबकि विरोध में 5 वोट पड़े, लेकिन भारत इस बार भी तटस्थ रहा था। इतने दिनों में पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह घेर लिया, जिसके बाद मोदी से अब जाकर ज़ेलेंस्की की डायरेक्ट बात हुई है। मोदी से ज़ेलेंस्की ने 35 मिनट तक फोन कॉल पर अपने जलते देश को बचा लेने के लिए गुहार लगाई। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने यूक्रेन के आम लोगों की जान जाने और खुद की जान पर खतरे की भी बात मोदी को बताई है। इससे पहले रविवार देर रात ज़ेलेंस्की ने अपने राष्ट्र को एक भावपूर्ण संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने रूसी सैनिकों को चेतावनी दी थी कि वो यूक्रेन में अत्याचार करने वालों को दंडित करेंगे। इधर फोन पर मोदी ने ज़ेलेंस्की की फरियाद को बेहद गंभीरता से सुना। बताया जा रहा है कि मोदी ने ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की मदद का भरोसा भी दिलाया है। इसके लिए उन्होंने अपने एक बेहद विश्वसनीय साथी को मीडिएशन के लिए भी कहा है। कौन है मोदी का वो विश्वसनीय साथी, इसका भी खुलासा आपके सामने करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि ज़ेलेंस्की को अब मोदी के अलावा दुनिया की किसी ताकत से मदद की आस नहीं रह गई है। वो इस वक्त रूस के हाथों अपने देश पर धीरे धीरे कब्जा होता दिख रहे हैं। लिहाजा मदद के लिए वो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में मोदी ही ऐसे शख्स हैं जिनकी बात रूस कभी काट नहीं सकता, क्योंकि पुतिन और मोदी की दोस्ती ही इतनी गहरी है। दोनों देश दशकों से एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। जब भारत की मदद की बात आई तो रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया है, और जब भारत की बारी आई तो उसने यूएनएससी और यूएनजी दोनों मंचों पर ही रूस को निराश नहीं किया। भारत ने रूस के खिलाफ जाने के लिए बाइडेन के दबाव को भी खुले स्वर में खारिज कर दिया। मोदी के इसी दबदबे के कारण ज़ेलेंस्की अब उनकी शरण में है। सूत्र बताते हैं कि मोदी ने यूक्रेन और रूस के बीच हालात को शांत कराने के लिए अपने मित्र को जिम्मेदारी सौंपी है। हमने आपसे वादा किया था कि इसी वीडियो में मोदी के उस मित्र के बारे में भी आपको बताऊंगा जो रूस और यूक्रेन विवाद को शांत कराने की कोशिशों में लगा है। दोस्तों, उस मित्र का नाम है इजराइल। मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से 35 मिनट की चर्चा के बाद सीधे फोन लगाया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। पुतिन के साथ 50 मिनट की चर्चा के दौरान मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति कायम करने के कदम उठाने को कहा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सीधी बातचीत करें, साथ ही साथ शांति बहाली के लिए लगे अपने दलों को उनका भी काम करने दें। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद मोदी और पुतिन के बीच ये तीसरी वार्ता थी।
भारत, रूस और यूक्रेन के टॉप लीडर्स से युद्ध को तत्काल समाप्त करने और वार्ता और कूटनीति के जरिए मतभेदों को दूर करने की अपील करता आ रहा है। इधर मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की गुहार सुनी, उधर भारत का सदियों पुराना दोस्त भी एक्टिव हो गया ताकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म किया जा सके। भारत के इस दोस्त का नाम है इसराइल और इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने दोनों देशों के बीच सुलह कराने का जिम्मा उठाया है। हमारे जानकार सूत्र बताते हैं कि यह भी मोदी की ही कूटनीति का एक हिस्सा है कि दुनिया के नक्शे पर एक डॉट से ज्यादा की औकात नहीं रखने वाले मुल्क इसराइल को इतनी तवज्जो मिल रही है। एक ऐसा देश जो राजस्थान से भी छोटा ही समझा जाएगा, पूरी दुनिया में अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसराइल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। अमेरिका की CIA भी आज तक ये पता नहीं लगा सकी कि मोसाद की ट्रेनिंग आखिर कहां और कैसे होती है। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग को रोकने के लिए मोदी की पहल के बाद उसी इसराइल ने अपनी हिम्मत दिखाई है। इधर मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, उधर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत को समझाने के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अचानक रूस पहुंच गए। दोनों के बीच घंटों लंबी बातचीत हुई। दोस्तों, इसे एक साधारण घटना मानने की भूल हरगिज नहीं कीजिएगा, क्योंकि बड़ी बात यह है कि नफ्ताली बेनेट राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के बाद अपने देश लौटने के बजाय तुरंत जर्मनी के चांसलर से मिलने जा पहुंचे। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी इस लड़ाई में नाटो के सदस्य जर्मनी ऐसा मुल्क है जो रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर है और उसने पुतिन को खलनायक साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लिहाजा कूटनीतिक विशेषज्ञ आकलन लगा रहे हैं कि पुतिन बेनेट के बीच कोई खिचड़ी जरूर पकी है, वरना नफ्ताली को जर्मनी जाने की जरूरत ही नहीं होती। हमारे सूत्र बताते हैं कि भारत के समझाने के बाद रूस को भी यह समझ में आ रहा है कि उसने अपनी सुप्रीमेसी साबित कर दी है। अब जंग को और ज्यादा खींचना खुद रूस के लिए भी भारी पड़ने वाला है। लिहाजा अब रूस दोनों देशों के बीच समझौते की कोशिशों को उसकी मंजिल पर पहुंच जाने देना चाह रहे हैं। पुतिन नाटो देशों यानी यूरोप के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से रूस में अपने आने वाली बदहाली का अंदाजा लगा चुका है। इसलिए यह माना जा रहा है कि उन्होंने इजरायली PM के जरिए नाटो देशों के पास युद्ध विराम करने से जुड़ी कुछ शर्तों को कोई खाका भेजा हो। हालांकि इस बारे में इजराइल की तरफ से साफ तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया। बेनेट के कार्यालय ने दोनों नेताओं के रूसी राष्ट्रपति कार्यालय में हुई मुलाकात की पुष्टि करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि यह मुलाकात 1 घंटे तक चली। बताया जाता है कि रूसी सेना के भीषण हमलों को देखकर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी और बेनेट के आगे गुहार लगाई थी कि वो पुतिन से कहें कि बातचीत के जरिए इस संकट को हल किया जाए। उसके बाद ही बेनेट ने पुतिन से फोन पर चर्चा करके उन्हें यूक्रेन से बातचीत करने के लिए राजी किया था। अपने अड़ियल रुख के लिए दुनिया में मशहूर हो चुके पुतिन ने हालांकि उनकी बात मानी और यूक्रेन से बात करने के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल भी भेजा। रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं उस सवाल का जवाब जो था इस पूरे गेम से अमेरिका और चीन कहां गायब रहे। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के जमकर फजीहत तो हुई है, चीन के लिए ये जंग बेहद फायदे का सौदा साबित होती दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका का आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, उसकी इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगा है और इसका फायदा चीन ने उठाया है, क्योंकि यूक्रेन में रूस का दाखिल होना चीन के लिए काफी फायदेमंद है। इसकी सबसे पहले वजह यह है कि अमेरिका के पास अब कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यूक्रेन के मौजूदा हालात पर सभी देश नजर रखे हुए हैं। अगर अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कुछ नहीं करता है तो उसके सहयोगियों के बीच उसकी विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रभावित होगी और उसकी गठबंधन व्यवस्था कमजोर पड़ने लगेगी, जो चीन के लिए बेहतर है। दूसरी ओर, अगर अमेरिका या नाटो यूक्रेन में सैन्य रूप से सीधे तौर पर शामिल होते हैं तो ये अमेरिकी संसाधनों को खर्च करेगा, जिससे अमेरिका की हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति खतरे में पड़ सकती है, जो चीन के लिए और भी बेहतर है। वास्तव में अगर अमेरिका और रूस लंबे समय तक यूक्रेन में उलझे रहते हैं तो ये चीन को उसके विकास के लिए अगले 5 से 10 साल तक और ज्यादा मौका देगा, जिसके बाद चीन को रोक पाना असंभव हो जाएगा। दूसरी ओर, अगर अमेरिका और रूस ने एक दूसरे की ताकत की आजमाइश कर जल्दी से जल्दी शांति स्थापित कर ली तो हो सकता है कि चीन इस मौके का इस्तेमाल ताइवान पर कब्जा कर अपने राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को पाने के लिए करे। इसके अलावा यूक्रेन संकट का प्रकोप चीन रूस संबंधों को और मजबूत करेगा, क्योंकि सख्त आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस के पास चीन पर भरोसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। तीसरा, यूक्रेन संकट का मतलब है पश्चिमी शक्तियों यानी जर्मन, फ्रांसीसी महाद्वीप, यूरोप, रूस और अंग्रेजी बोलने वाले देशों के एंग्लो अमेरिकन समूह का चीन के खिलाफ एक साथ आने की सभी संभावनाओं का अंत, जो लंबे समय से चीन की चिंता का कारण रहा है और जो पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन की बातचीत के चलते और तेज हो गई है। लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अब ये समझा जा सकता है कि यूरोप के साथ रूस के शामिल होने का दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो चुका है और अमेरिका और रूस के बीच संबंध पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुके हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि चीन के खिलाफ US, यूरोपीय संघ,
रूस संयुक्त मोर्चा की संभावना अब खत्म समझी जा सकती है। इस तरह ये चीन अमेरिका रूस के रणनीतिक त्रिकोण में सामरिक रूप से चीन को एक ज्यादा बेहतर स्थिति पा जाता है, जिससे चीन को योजना बनाने और लगातार विकास के मौके को भुनाने के लिए ज्यादा गुंजाइश मिलती है, क्योंकि यूरोपीय फंड चीन में लगातार आते रहेंगे और इसी तरह से रूस की सस्ती प्राकृतिक गैस भी मिलती रहेगी। लिहाजा चीन वेट एंड वॉच वाली स्थिति में बना हुआ और अमेरिका देखकर भी कुछ करना नहीं चाहता।